Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Sandeep. In order to get a good government job is a Herculean task, or we can also say it will be a difficult task. It is also true that there is a tough competition among the participant. आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब हासिल करना एक डिफिकल्ट टास्क हो गया है, क्योंकि आज की डेट में देर इज अ नीड टू कीप अपडेट इन एवरी टॉपिक। आपको हर एक टॉपिक पे अपने आप को अपडेट रखना होगा। कॉमन एरर इज ऑल्सो ए सच टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट इन कम्पिटेटिव एग्जाम्स। कॉमन एरर भी एक ऐसा ही टॉपिक है जो आज की डेट में कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, वेदर इट कुड बी इन एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज और इन एनी अदर डिपार्टमेंट एग्जाम। चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग या फिर किसी भी अदर डिपार्टमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक हो, कॉमन एरर एक कॉमन टॉपिक है। So this topic is very important from examination point of view. So without further any delay, let's get start. आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। Our first sentence is she will be write her examination by this time tomorrow. इस सेंटेंस में हम एरर फाइंड करने की ट्राई करते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरर इन दिस सेंटेंस। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस, शी विल बी राइट हर एग्जामिनेशन by this time tomorrow. If you have noticed that the structure is not in right sequence, आपने नोटिस किया होगा जो इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो एक राइट सीक्वेंस में नहीं है, एक राइट फॉर्मेट में नहीं है। द राइट स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। इस सेंटेंस का जो राइट स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल बी आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, बिकॉज द सेंटेंस इज इन फ्यूचर कंटिन्यूअस। सो द राइट स्ट्रक्चर विल बी शी विल बी राइटिंग हर एग्जामिनेशन बाय दिस टाइम tomorrow. Again I am repeating, she will be writing her examination by this time tomorrow. वो कल इस टाइम तक अपने एग्जाम को लिख रही होगी, वो कल इस टाइम तक अपने एग्जाम को कर रही होगी, वो कल इस टाइम तक अपने पेपर को लिख रही होगी। सो आर नेक्स्ट सेंटेंस इज all the panel members has been invited for the monthly meeting. Again I am repeating, all the panel members has been invited for the monthly meeting. सभी पैनल मेंबर्स को मंथली मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया है। इफ यू आर नोटिसिंग, हैज बीन इज यूज्ड एज ए रॉन्ग वर्ब हियर। आपने नोटिस किया होगा कि हैज बीन यहाँ पे एक रॉन्ग वर्ब के रूप में यूज हुई है। वी शुड यूज हैव बीन विद ऑल पैनल मेंबर्स। ऑल पैनल मेंबर्स के साथ हमें यहाँ पे हैव बीन को यूज करना हो, बिकॉज we know that we use has been for singular subject and have been for the plural subject, क्योंकि has been को singular subject के लिए यूज किया जाता है और have been को plural subject के साथ यूज किया जाता है। so have been should be the appropriate verb here according to the subject. so have been यहाँ पे एक proper verb होगी subject के according. Our next sentence is you and I am going to make a great team. I am repeating again, you and I am going to make a great team. तुम और मैं मिलकर एक ग्रेट टीम बनाने जा रहे हैं। ओके, if you have study subject verb agreement in your classes, a singular subject always takes a singular verb and a plural subject always take a plural verb. In this sentence, you and I is a plural subject. यू और आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है दैट विल टेक आर एज ए प्लूरल वर्ब, जिनके साथ एक प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज यू एंड आई आर गोइंग टू मेक अ ग्रेट टीम। अगेन आई एम रिपीटिंग, यू एंड आई आर गोइंग टू मेक ए ग्रेट टीम, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगी तो इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यू एंड आई आर गोइंग टू मेक ए great team. Our next sentence is my uncle has left for Mumbai last Saturday. My uncle has left for Mumbai last Saturday. My dear learner, could you find the error in this sentence? Don't worry, let me help you. When a past time is given, we should use simple past. जब एक past time दिया होता है किसी भी टेंस में तो हमें past verb ही यूज करनी होती है। When a past time is given, वी शुड यूज सिंपल पास्ट, तो वहां पे ना हमें सिंपल पास्ट को ही यूज करना होगा एंड नॉट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज माई अंकल लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट सैटरडे। माई अंकल लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट सैटरडे। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, माई अंकल लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट सैटरडे। सो दिस शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पे जो इस सेंटेंस है ये एक पास फॉर्म में है तो इसलिए यहाँ पे हमें लेफ्ट को यूज करना होगा।
हैज लेफ्ट यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाएंगे इसको हम, यहाँ इसको हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे। माई अंकल लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट सैटरडे। ओके, लास्ट सैटरडे को मेरे अंकल मुंबई के लिए निकल गए थे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ही इज ओरिजिनली फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड हैज कम हियर फॉर ए चेंज। वो ओरिजिनली रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे कुछ बदलाव के लिए आए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस। वी नो दैट माय डियर लर्नर, a definite article is not used before the names of states countries। ये जो डेफिनेट आर्टिकल होता है, जो स्टेट्स होते हैं और कंट्री होती है, उनके नाम से पहले यूज नहीं किया जाता, बट लेकिन एक कंडीशन होती है। बट सम कंट्रीज कंटेन्स वर्ड्स लाइक स्टेट्स, किंगडम। लेकिन कुछ कंट्रीज होते हैं ना और कुछ स्टेट्स होते हैं जो वी यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर देम, जिनके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। सो द करेक्ट सेंटेंस इज ही इज ओरिजिनली फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड मैंने क्यों कहा, क्योंकि जैसे आपने कभी सुना होगा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम। तो जैसे भी जो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं किंगडम या स्टेट्स, ऐसी कंडीशन से पहले दी का यूज किया जाता है, दी आर्टिकल का। अगेन आई एम रिपीटिंग, ही इज ओरिजिनली फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ओके, the next sentence is don't touch a wire lest you should not receive a shock। Don't touch a wire lest you should not receive a shock। Now it's time to find the error। As you know, least is a conjunction that is used to express the intention of preventing or avoiding the risk of something। least क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे यूज किया गया है, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज के लिए मना करना, अवॉइड करना। जहाँ पे कोई रिस्क है उस चीज को मना करने के लिए यहाँ पे लीस्ट का यूज किया जाता है। इट हैज अ नेगेटिव मीनिंग, इसका एक नेगेटिव मीनिंग होता है। इट हैज नेगेटिव मीनिंग ऑलरेडी, सो इट शुड नॉट फॉलोड बाय नॉट। इसका पहले ही एक नेगेटिव मीनिंग होता है, इसके सेंस में ऑलरेडी नेगेटिव सेंस एग्जिस्ट होती है, तो इसके बाद हम फिर नोट को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसके सेंस में ही ऑलरेडी नोट होता है, तो इसलिए डबल नोट का हम यूज नहीं करेंगे। सो द करेक्ट सेंटेंस इज डोंट टच ए वायर लीस्ट यू शुड रिसीव ए शॉक। अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट टच ए वायर लीस्ट यू शुड रिसीव ए शॉक। ठीक है, वायर को मत छुओ, कहीं आपको करंट ना लग जाए या झटका न लग जाए। ओके, नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द एरर इन नेक्स्ट सेंटेंस। आइए नेक्स्ट सेंटेंस में एरर फाइंड करने के लिए ट्राई करते हैं। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर। एज वी नो, the sentence is in simple past, so the verb must be in past form एंड नॉट इन प्रेजेंट फॉर्म। जैसा कि हमें ये सेंटेंस में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जो सेंटेंस है ये पास्ट फॉर्म में देखा है, तो इसलिए प्रेजेंट फॉर्म में यूज नहीं करेंगे हम। ओके, यू मस्ट बी यूज इन द पास्ट फॉर्म, जो यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे। ओके, नॉट इन द प्रेजेंट फॉर्म। सो ही वार्न हिम विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब। सो यहाँ पे क्या होगा, वार्न, WARNED, वार्न। यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, प्रेजेंट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। ओके, सो अप्रोप्रिएट वर्ब क्या होगी यहाँ पे, warn, WARNED। ओके, so he warned him will be the most appropriate verb। Our next sentence is if the economy fails this year it reflect badly on the government। अगर इस बार इकोनॉमी फेल होती है तो इसका एक बुरा असर गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा। Okay, as I earlier told you in my previous video regarding conditional sentences, this sentence is also comes under the category of conditional sentence। The sense of this sentence is future, so the verb must be used in the future tense। इस जो सेंटेंस की जो सेंस है वो फ्यूचर में दी गई है, सो द वर्ब मस्ट बी यूज इन द फ्यूचर टेंस। जो इसलिए वर्ब भी यहाँ पे हम फ्यूचर टेंस के लिए ही यूज करेंगे, फ्यूचर की वर्ब ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो द करेक्ट सेंटेंस इज इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर it will reflect badly on the government। Again I'm repeating, if the economy fails this year it will reflect badly on the government। The next sentence is we have been celebrating many festivals since centuries। We have been celebrating many festivals since centuries। We will use for in place of since।
We will use for in place of since because century is a period of time. यहाँ पे क्या करेंगे हम, since की जगह for का यूज करेंगे। वो क्यों करेंगे? बिकॉज सेंचुरी इज अ पीरियड ऑफ टाइम। सेंचुरी एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर इन ग्रामर। आइए एक बार सिंस और फॉर के यूज को ग्रामर में जानने की कोशिश करते हैं। ओके, फॉर एंड सिंस आर प्रीपोजिशन विच आर यूज टू इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जो फोर ऑफ सिंस होते हैं वो एक प्रीपोजिशन होते हैं जो एक टाइम के बारे में बताते हैं। दोनों ही एक टाइम ड्यूरेशन के बारे में बताते हैं, जो इंडिकेट करते हैं। बट दे आर यूज इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, बट उनको अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। इट इज यूज विद अ स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फोर की। फोर जो यूज किया जाता है विच इज यूज विद स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम, या हम पीरियड ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। जैसे कि आवर्स होते हैं, डेज होते हैं, मंथ्स होते हैं या ईयर्स होते हैं, तो इनके साथ हम फोर का यूज किया जाता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फोर का यूज किया गया है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब बात करते हैं सिंस की। इट इज यूज विद ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का यूज एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। कहाँ से वो टाइम स्टार्ट होता है, स्पेसिफिक टाइम। ओके, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 9 AM, जैसे मैं 9 बजे से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन सिंगिंग सिंस 9 AM, इसमें 9 बजे से गा रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 AM, मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ। तो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को यहाँ पे बताया जा रहा है। सो इट इज़ एनफ फॉर टुडेज क्लास। आई होप you will like this video, and if you have any suggestion, please leave a comment in comment section. If you are new on this channel, so please don't forget to subscribe it. I will meet you in the next session. Till then, take care and bye. Thank you very much.